ओके गाइस, वेलकम बैक टू मून वॉकर। आज हम ले रहे हैं एमाइल दुर्खीम के टॉपिक में से ही थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे हम देख रहे हैं, द क्वेश्चन सेज कंपेयर कार्ल मार्क्स एंड एमाइल दुर्खीम विद रेफरेंस टू द फ्रेमवर्क ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर के बेसिस पे इन दोनों थिंकर्स कार्ल मार्क्स और एमाइल दुर्खीम के बीच में क्या कॉन्ट्रास्ट है उसको कंपेयर करो, इनके ओपिनियंस को कंपेयर करो। 2013 का सवाल है, 20 मार्कर है, 3 पेजेस आपको दिए जाएंगे एंड आपको कंपेयर करना है। तो जब भी कोई कंपेयर वाला सवाल होता है तो इट्स बेटर कि आप उसको टेब्यूलर फॉर्म में लिखें। एक कॉलम में लिखें कि किस इशू पे बात हो रही है, फिर दूसरे कॉलम में कार्ल मार्क्स ने क्या बोला इस टॉपिक पे एंड फिर दुर्खीम ने क्या बोला। तो इसका मॉडल आंसर हम देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स बिलोंग्स टू द स्कूल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इज अ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट। फर्स्ट पॉइंट इज अप्रोच। इनको सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट दिखती है, सोसाइटी में लड़ाई है, सोसाइटी में अत्याचार है, एक लोग आपस में लड़ रहे हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, इनको ये दिखता है। एमाइल दुर्खीम की अप्रोच क्या है? सोसाइटी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हर चीज़ का एक फंक्शन है, हर चीज़ की एक यूटिलिटी है, एक काम है। क्राइम है, पॉवर्टी है, उसका भी एक फंक्शन है, उसकी भी एक यूटिलिटी है, वो भी ज़रूरी है सोसाइटी के चलने के लिए। ये दुर्खीम बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे, मेन फोकस क्या है? कार्ल मार्क्स का सोसाइटी को लेके मेन फोकस ये है कि क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन है, तो भाई क्लास स्ट्रगल होनी चाहिए और एक्सप्लॉयटेशन को अगर आपने ख़त्म करना है तो एक रेवोल्यूशन लेके आना पड़ेगा। तो ही वुड ऑलवेज फोकस ऑन एलिमिनेटिंग द एक्सप्लॉयटेशन बाय क्लास स्ट्रगल। ठीक है। ऑन द अदर हैंड एमिले दुर्खीम बोलेंगे कि सोशल कोहिजन और सॉलिडारिटी पे इनका फोकस है कि सोसाइटी में कितनी बढ़िया इंटरकनेक्टेडनेस है, लोग प्यार से रह रहे हैं, इतनी बॉन्डिंग, इतनी यूनिटी तो कभी देखी नहीं सोसाइटी की हिस्ट्री में। जितनी ज़्यादा सोसाइटी आगे बढ़ रही है पॉपुलेशन के साथ, उतनी स्पेशलाइजेशन बढ़ रही है, उतनी यूनिटी बढ़ रही है। ठीक है। थर्ड पॉइंट आप लिखोगे, दोनों के वर्क्स को मेंशन करोगे। कार्ल मार्क्स की दो बहुत ही फेमस रेवोल्यूशनरी बुक्स हैं, दास कैपिटल एंड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यहाँ पे ये मेंशन होंगी। इसी में इनकी डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी इलेबोरेट की गई है। दुर्खीम की बुक है डिवीजन ऑफ लेबर, नाम से ही है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सो दिस इज इजी टू रिमेंबर। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को लेके इनका नज़रिया क्या है, सोसाइटी को ये कैसे देखते हैं। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भाई सोसाइटी जो है एक ये लड़ाई का मैदान है जहाँ पे दो क्लासेस अपने अपने क्लास इंटरेस्ट्स के लिए एक दूसरे से लड़ रही हैं, क्योंकि इनके क्लास इंटरेस्ट्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ही सीज इट फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट एंगल। फिर दुर्खेम कहते हैं कि भाई सोसाइटी जो है बहुत बढ़िया चल रही है और टाइम के साथ ये कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, टाइम के साथ इसकी स्पेशलाइजेशन बढ़ रही है और उससे इंटरडिपेंडेंस बढ़ती है। तो दोनों का बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव है यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट, अब देखो जो पहले ये 4 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमने एक जनरल उनका ओवरव्यू लिया है, उनके काम, उनकी अप्रोच और उनका सोसाइटी को लेके क्या नज़रिया है। फिफ्थ पॉइंट से हम शुरू कर रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर के स्पेसिफिक पॉइंट्स। तो यहाँ देखते हैं कार्ल मार्क्स का क्या कहना है, रोल ऑफ वर्क, किस तरह का काम सोसाइटी में लोगों को मिल रहा है। डिवीजन ऑफ लेबर की बात हो रही है तो यहाँ पे हम काम की बात कर रहे हैं, लेबर मतलब काम, श्रम, काम किस तरह सोसाइटी में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भाई काम, जो वर्कर को काम मिला हुआ है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करें तो जो वर्किंग क्लास है उनको ऐसा काम मिला हुआ है कि दे डू नॉट फील अटैच टू देयर वर्क। उनको ना वर्क से अटैचमेंट है, ना वर्क के प्रोसेस से अटैचमेंट है, ना उसके फाइनल प्रोडक्ट से अटैचमेंट है, और उनकी अपनी जो पोटेंशियल है वो भी उससे फुलफिल नहीं हो रहा है। आई एम एलियनेटेड फ्रॉम माई वर्क, आई एम जस्ट यूजिंग वर्क एज अ मीन्स टू एन एंड। और मेरे को कोई खुशी नहीं मिलती है मेरे काम से, मैं खुशी ढूंढता हूँ अपने काम के टाइम के बाद, अपने लेजर टाइम में। सो मार्क्स कहता है कि दिस इज़ नॉट द वे ह्यूमन्स आर मेड। Humans are made to get happiness from their work, whatever they create। ठीक है। दुर्खीम बोलेंगे कि भाई काम ऐसे बटा है कि जिसकी जो स्पेशलाइजेशन, जिसका जो टैलेंट, जिसको जो आता है उस काम से, उस वही काम उसको मिला हुआ है।
और ये जो स्पेशलाइजेशन है, जिसको जितना बारीक काम आता है उसको वो दिया गया है, और ये जो स्पेशलाइजेशन है ये सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होगी उतनी आप सोसाइटी के बाकी मेंबर्स पे डिपेंडेंट हैं बाकी चीज़ों के लिए, बाकी अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए। जितनी डिपेंडेंसी है उतनी सोसाइटी में इंटरकनेक्टेडनेस है, उतनी सॉलिडारिटी है, उतने आप सोसाइटी की वैल्यूज़ और नॉर्म्स को फॉलो करोगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि डिवीजन ऑफ लेबर की नेचर क्या है, किस टाइप की डिवीजन ऑफ लेबर है। तो यहाँ पे मार्क्स कहते हैं कि भाई डिवीजन ऑफ लेबर जो है ये है, इसका बेसिस क्या है, इसकी नेचर क्या है। बेसिस बस ये है कि भाई जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन करने के लिए जो भी मीन्स चाहिए, जो भी तरीके चाहिए, जिसकी उस पर ओनरशिप है या जिसकी उसके उस पर ओनरशिप नहीं है, उसके बेसिस पे ही आप सोसाइटी में काम बांट रहे हैं। जो ओनरशिप है उसको आप हैव्स बोल रहे हो, जो नहीं है उनको हैव नॉट्स बोल रहे हो। हैव्स रूलिंग क्लास बना दी, हैव नॉट्स जो है वो रूल्ड क्लास है, एंड दे गेट ऑप्रेस्ड बाय द रूलिंग क्लास। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो हो रही है वो इस बेसिस पे हो रही है। दुर्खीम बोलते हैं कि भाई देखो, लेबर काम कैसे डिवाइडेड है सोसाइटी में, काम अपने टैलेंट के हिसाब से डिवाइडेड है। जिसका जो टैलेंट है उस हिसाब से उसको काम मिल रहा है। तो अगर किसी को अच्छा काम नहीं मिला हुआ, कोई गरीब है, तो ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में कुछ गलत है, वो उसके टैलेंट के हिसाब से ही है। एंड सोसाइटी डिवाइडेड है बट यूनाइटेड भी है भाई। अगर किसी को अपने हिसाब से काम नहीं भी मिला हुआ तो भी इंटीग्रेशन है, सॉलिडारिटी है, यूनाइटेड है, सब अपना सोसाइटी के रूल्स फॉलो करते हैं, वैल्यूज़ फॉलो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि काम की हमने नेचर देख ली, किस बेसिस पे डिवीजन हो रही है, बट डिवीजन ऑफ लेबर का कॉज क्या है, व्हाट आर द रीजंस विच क्रिएट दिस काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। एक नई अगर कल को डिवीजन ऑफ लेबर बननी हो, नई तरीके से अगर हमने काम को सोसाइटी में डिवाइड करना हो, तो किस बेसिस, कैसे, क्या कारण है जो नई सोसाइटी लेके आते हैं इस तरह की। तो कार्ल मार्क्स ने बोला था कि जब एग्जिस्टिंग सोसाइटी के रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो रिलेशन है ओनर और नॉन ओनर में, जो रिलेशन है हैव और हैव नॉट में, जब ये क्लैश करते हैं न्यू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के साथ, नए तरीके आ गए मार्केट में प्रोडक्शन के, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के, बट रिलेशंस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में वही पुराने चल रहे हैं, तो वो क्लैश करते हैं। और इसी क्लैश का रिजल्ट होता है कि एक नई तरह का रेवोल्यूशन आता है, और फिर नई तरह की सोसाइटी, नई तरह के डिवीजन आती है सोसाइटी में, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है। दुर्खीम क्या बोलेंगे कि भाई डिवीजन सोसाइटी में, अब उन्होंने कहा था कि सोसाइटी में डिवीजन कैसे है, अपने स्पेशलाइज्ड रोल के, जितनी आपकी स्पेशलाइजेशन होगी वैसे डिवीजन आगे बढ़ती रहती है। तो वो ये कहते हैं कि जैसे जैसे डायनेमिक डेंसिटी, अब नया वर्ड है, देखने में फैंसी लग रहा है बट बहुत ईजी है। डायनेमिक डेंसिटी, वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ती है। तो कॉज उन्होंने बोला डायनेमिक डेंसिटी। अब डायनेमिक डेंसिटी इज नथिंग बट, डेफिनेशन इसकी ये है कि जैसे जैसे सोसाइटी की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके साथ ही हमारी काम की स्पेशलाइजेशन बढ़ रही है। काम की स्पेशलाइजेशन बढ़ रही है तो हमारी डिपेंडेंसी एक दूसरे पे बढ़ रही है, उससे इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ रही है। तो ये सब रीजंस हैं कि हमारी डायनेमिक डेंसिटी बढ़ती है। तो डायनेमिक डेंसिटी बढ़ रही है तो डिवीजन ऑफ लेबर और एडवांस होती जाएगी और प्रोग्रेस करती जाएगी। सो यहाँ पे आपने डायनेमिक डेंसिटी वर्ड यूज़ करना है, दैट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स। जो थिंकर ने जो एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ किए हैं, जो स्पेशल टर्म्स यूज़ किए हैं, वो आपको अपने आंसर में यूज़ करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप बहुत ही लेमैन भाषा लेके आएंगे, अपने खुद से बना के आएंगे, तो उतने पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ट्राई टू यूज़ थिंकर्स टर्म्स, थिंकर्स वोकैबलरी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने नेचर देख ली, डिवीजन ऑफ लेबर के कॉजेज देख लिए, अब हम देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंस, डिवीजन ऑफ लेबर का रिजल्ट क्या निकल के आता है।
तो कार्ल मार्क्स क्या कहेंगे कि भाई बहुत गलत हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर बहुत गलत है यार। इससे क्या हो रहा है, एक तो हो रही है हमारा ऑपरेशन, हमारी एक्सप्लॉयटेशन वर्किंग क्लास की, और एक हो रहा है कि हम एलियनेशन हो रही है, हम अपने काम से दूर जा रहे हैं, हमें अपने काम में मन नहीं लग रहा है, डिटैचमेंट है। एंड क्योंकि वो कहते हैं कि मैन इज़ मैन द मेकर होमो फेबर, तो आई एम जस्ट अ मशीन जो कि एक वेज के लिए काम कर रही है और मुझे उसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा है, मैं अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो माई कॉन्शियसनेस इज नम्ड, मेरी अंतरात्मा नम्ब हो चुकी है, मैं एक बहुत ही रेपिटेटिव टास्क कर रहा हूँ जिसके मुझे पैसे मिलते हैं। दुर्खीम कहते हैं कि भाई डिवीजन ऑफ लेबर से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी बढ़ रही है, लोगों में यूनिटी आ रही है, इतनी तो जुड़ी हुई सोसाइटी कभी थी ही नहीं, राम राज्य आ गया है। इंडिविजुअल्स जो हैं जितना वो स्पेशलाइज्ड काम कर रहे हैं उतना वो सोसाइटी पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक ही काम आता है और कुछ आता नहीं है, तो वो डिपेंड कर रहे हैं बाकी लोगों पे। और हार्मनी है, कोऑपरेशन है बहुत, और आगे भी जैसे जैसे पॉपुलेशन और बढ़ेगी उतने और स्पेशलाइज्ड काम होते जाएंगे। हम एक बहुत बड़े प्रोसेस का एक छोटा छोटा काम ही कर रहे होंगे और बाकी चीज़ों के लिए हम डिपेंडेंट होंगे, और हार्मनी बढ़ेगी और सोशल वैल्यूज़ को हम फॉलो करेंगे। फिर अब नेक्स्ट देखो, अब वैसे तो दुर्खीम ने कोई डिवीजन ऑफ लेबर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स की बात नहीं करी है, बट नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है कि डिवीजन ऑफ लेबर से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके सोल्यूशंस इन दोनों थिंकर्स ने क्या प्रपोज किए हैं। तो मार्क्स कहेंगे कि भाई प्रोलेटेरियट्स वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट and revolt against the bourgeoisie, topple them and create your own dictatorship. तो ही विल टॉक अबाउट द रेवोल्यूशन बाय प्रोलेटेरियट्स, एक रेवोल्यूशन आना चाहिए और तख्ता पलट हो और क्लासलेस सोसाइटी आ जाए और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, एंड इंसान, हर इंसान अपने परस्यूट्स, अपने क्रिएटिव परस्यूट्स फॉलो करेगा, जो उसे करना है वो करेगा। दुर्खीम कहते हैं कि भैया देखो, वैसे तो बहुत खुशहाल ज़िंदगी चल रही है, बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे, बट थोड़ा मैं आपको हिंट देती हूँ। ही टॉक्स अबाउट एनोमी। एनोमी मतलब कि सोसाइटी में मान लो कोई भी प्रॉब्लम आई, फेमाइन आ गया, अभी लैंडस्लाइड्स चल रही हैं हिमाचल में, या पहले कोविड आया था, या वॉर की सिचुएशन है, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन को उसने एनोमी वर्ड दिया है कि जहाँ पे सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं दे डू नॉट फॉलो द सोसाइटीज़ वैल्यूज़ या उनकी नॉर्म्स, और वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड में लोग होर्ड करने लग गए थे हफ्ते हफ्ते का सामान सुपरमार्केट से या सब्जियां, क्योंकि उनको था कि पता नहीं मार्केट तो बंद हो गए हैं। तो वो पीपल स्टार्ट, जब क्राइसिस आता है तो पीपल स्टार्ट, पहले वो अपने घर को भरते हैं, पहले अपने घर की खुशी देखते हैं, बाद में सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। तो इसको उसने एनोमी बोला है। तो उन्होंने बोला कि ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए कुछ नहीं करना होता, ये तो ट्रांजिटरी स्टेज होती है, टेम्परेरी, बस नए तरह के रिफॉर्मेटिव लॉज लेके आओ और सोसाइटी विल बी बैक टू नॉर्मल, बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये उसने सोल्यूशन दिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एलियनेशन पे दोनों थिंकर्स क्या बोलते हैं। अब एलियनेशन पे दुर्खी कार्ल मार्क्स बोलेंगे कि भाई एलियनेशन, सोसाइटी हमारी ऐसी है कि वी आर एलियनेटेड फ्रॉम आवर ओन प्रोडक्ट, फ्रॉम आवर ओन लेबर, फ्रॉम आवर ओन ह्यूमन पोटेंशियल। और दुर्खीम बोलेंगे कि भाई एलियनेशन वेलियनेशन तो देखो होती नहीं है, हम बात करेंगे एनोमी की। एनोमी इज़ द ओनली प्रॉब्लम ही सीज इन द सोसाइटी, जो कि एक ट्रांजिटरी स्टेज होती है, और इसको हम निपट लेंगे बाय रिफॉर्मेटिव लॉज, एंड इट्स अ स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस। बताया मैंने आपको कि जैसे क्राइसिस आ गया किसी भी तरह का, जहाँ पे वॉर आ गया या कोविड की सिचुएशन आ गई, तो दैट इज़ द ओनली काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग ही टॉक्स अबाउट, और इसको भी वो कहता है कि हैंडल हो जाता है, एंड ये ज़रूरी भी होता है। वो कहते हैं एनोमी इज़ ज़रूरी, क्योंकि सोसाइटी में थोड़ा बहुत जो चेंज आना चाहिए उसकी प्रोग्रेस के लिए वो एनोमी के थ्रू ही आएगा। एनोमी से ही हम नए रिफॉर्मेटिव लॉस लेके आएंगे, और उसी से ही नए वैल्यू सिस्टम बनेगा सोसाइटी का, सोसाइटी नए रूल्स फॉलो करेगी, और तभी हम एक नई तरह की नॉर्मेलिटी लेके आएंगे। कोविड के बाद
जब नए तरह के रूल्स आए, रूल्स मतलब नॉट द लीगल रूल्स, कैन यू कैन ऑल्सो से लीगल रूल्स के मास्क पहनना है एंड हैंड सैनिटाइजर लगाना है, बट इन जनरल पीपल बिकेम मोर अवेयर ऑफ पैंडेमिक। वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आ गया है एंड वो अभी जा नहीं रहा है। काफ़ी सारी कंपनीज हैं, एमएनसीज है, जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम परमानेंट हो गया है, फॉर लाइफ हो गया है। सो दिस इज़ अ न्यू नॉर्मल। पहले से एक एक्सटर्नल फोर्स ने, एक पैंडेमिक ने एक न्यू नॉर्मल क्रिएट कर दिया है, जो कि अब हमेशा रहेगा जब तक कि एक नई और क्राइसिस सिचुएशन नहीं आ जाती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोशल चेंज पे। अब दोनों थिंकर्स का सोशल चेंज पे क्या कहना है। ये कहते हैं कि भाई सोशल चेंज आना चाहिए, सोशल कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू आता है। जब क्लास इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, एंटागोनिज्म होता है, क्लैश होता है उनका, तब जाके क्लास स्ट्रगल आती है। क्लास स्ट्रगल आएगी तो द प्रोलेटेरियट्स विल राइज, टॉपल द बुर्जुआजी, एस्टैब्लिश देयर डिक्टेटरशिप, एंड फिर वो रेवोल्यूशन आता है। तो रेवोल्यूशन के थ्रू ही इज टॉकिंग अबाउट ब्रिंगिंग अ सोशल चेंज। दुर्गीम बोलते हैं कि भाई रेवोल्यूशन नहीं, चेंज आएगा छोटा छोटा करके, धीरे धीरे करके, ग्रेजुअल, आराम से, वही एनॉमी के थ्रू। कि भाई जो भी क्राइसिस सिचुएशन आएगी, मान लो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो भाई हाँ, उसके फिर बैंक्स रिफॉर्म्स ले आएंगे, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स ले आई और एक नया नॉर्मल क्रिएट हो गया, थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया। ऐसे नहीं है कि आप सड़कों पे ही आ जाओ, मूवमेंट क्रिएट कर दो और रेवोल्यूशन ही ले आओ। क्योंकि ही थिंग्स कि जब रेवोल्यूशन आता है तब सोसाइटी में एनार्की आती है, सोसाइटी में नोबडी इज़ फॉलोइंग, नो मतलब एक तरह का कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। स्टेटलेसनेस, अ सिचुएशन ऑफ स्टेटलेसनेस आ जाती है, जहाँ पे पीपल आर जस्ट फॉलोइंग देयर सेल्फ इंटरेस्ट्स। वो उस सिचुएशन को अवॉइड करना चाह रहा है दुर्खीम। तो ही सेज कि भाई ये ट्रांजिटरी स्टेट है, इसका सोल्यूशन यही है कि आप रिफॉर्मेटिव लॉज इमीडिएटली लेके आओ एंड सोसाइटी के लॉज, रूल्स, वैल्यूज चेंज करके फटाफट उसको नॉर्मलसी पे लेके आओ, सो दैट द इंडिविजुअल्स अगेन स्टार्ट फॉलोइंग सोसाइटी के नॉर्म्स। नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भाई सोसाइटी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, जो आपके मोड ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज़ व्हाट इज़ डिटर्मिनिंग एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन इन सोसाइटी। इवेंचुअली सुपर स्ट्रक्चर दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया था, उन्होंने ट्रायंगल बनाया था सोसाइटी का। नीचे है आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन, और या फिर इसको आप स्ट्रक्चर भी कहते हो या सब स्ट्रक्चर भी कहते हो। ऊपर है आपका सुपर स्ट्रक्चर। तो ही से इस नीचे जो बेस है, बेस में आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन है, इकोनॉमिक फोर्सेस हैं। ऊपर जो सब कुछ बाकी चीज़ें जो बची हुई हैं, वेदर इट्स पॉलिटी, वेदर इट्स रिलीजन, वेदर इट्स मैरिज, फैमिली, जो भी सोसाइटी के बाकी ऑर्गन्स हैं, वो सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं। एंड इट इज़ द बेस विच इज़ रनिंग द सुपर स्ट्रक्चर। थोड़ा बहुत सुपर स्ट्रक्चर भी इन्फ्लुएंस करता है, बट मेन है आपका बेस। तुर्खीम कहते हैं कि नहीं जी, ऐसा नहीं है। सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं, सोसाइटी ही टॉक्स अबाउट द टर्म कॉल्ड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है कि जो भी वैल्यूज़ हमारी सोसाइटी में रन करती हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो भी वैल्यूज़ आपकी सोसाइटी में रन करती हैं, द वैल्यू ऑफ पेट्रियोटिज्म, द वैल्यू ऑफ जस्टिस, जो आप अपने प्रीएम्बल में पढ़ते हो, जो आप अपने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ते हो, जो आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पढ़ते हो, है ना, दैट वी शुड कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन, वी शुड हेल्प पीपल इन नीड, वी शुड हेल्प पीपल हु आर पोअर, वी शुड एजुकेट चिल्ड्रन। तो ये सब चीज़ें, वी शुड हैव एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स। तो ये सब जो चीज़ें हैं, दीज आर द वैल्यूज़, कलेक्टिव वैल्यूज़ ऑफ योर सोसाइटी। एंड उसको उसने बोला कि आपके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, यानी कि आपकी कलेक्टिव एक अंतरात्मा है, आपके एक सोसाइटी की भी एक आत्मा है, उसको उसने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नाम दिया है। कि वो आपकी एक यार्ड स्टिक होती है सोसाइटी में, कोई भी नया रूल, कोई भी चीज़ लेके आने के लिए, कोई भी नया सिस्टम लेके आने के लिए, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के थ्रू ही हम अपने सोसाइटी में डिसीजंस लेते हैं। बट तो उन्होंने ये बोला कि इट इज़ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस दैट इज़ शेपिंग द इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी हमारे रूल्स हैं, लॉज हैं, वो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, हमारी सोसाइटी क्या चाहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
हमारे सोसाइटी में टैक्स सिस्टम कैसा होगा, अमीरों को टैक्स लगाना है कि नहीं, गरीबों को लगाना है कि नहीं, कितना लगाना है, रिफॉर्मेटिव टैक्स होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। हर सोसाइटी में अलग अलग टैक्स सिस्टम है, उसके पीछे जो थिंकिंग है आपकी कैसा होना चाहिए, दैट इज़ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। और कुछ अगर मैं एग्जांपल दूँ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से हटके, तो इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल के क्या लॉज हैं, इंडिया में अबॉर्शन के क्या लॉज हैं, इंडिया में रिलीजन के क्या राइट्स हैं। दीज राइट्स वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ द पास्ट। ठीक है, इंडिया में अबॉर्शन विल नेवर बी इलीगल, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। अबॉर्शन आप इलीगल कर दोगे तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा और एक्सप्लोड हो जाएगी, इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल। बीइंग अ डेमोक्रेसी वी कैन नॉट ब्रिंग अ वन चाइल्ड पॉलिसी लाइक चाइना डिड, बट एटलीस्ट हम अबॉर्शन को लीगल कर सकते हैं सो दैट an unwanted child should not come into the world, but that is not the case with the society of US। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्रिटिसिज्म। अब दोनों का क्रिटिसिज्म बस बहुत अब तक तो बहुत ऑब्वियस हो गया होगा कि कार्ल मार्क्स पुट्स टू मच फोकस ऑन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ऑन क्लासेस, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। वो हर चीज़ को इकोनॉमिक फैक्टर्स पर रिड्यूस कर रहा है, उनको उसके अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं दिखती है। उनको लगता है कि सारी दुनिया की जो प्रॉब्लम्स की जड़ है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स ही हैं। जो वेल्थ की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो प्रॉपर्टी ओनरशिप की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, वही दिक्कतें हैं। ऑन द अदर हैंड दुर्खीम हैज़ ओवर एम्फसाइज्ड हारमनी, पीस, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ फंक्शनल है, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं देख पा रहे हैं। तो बहुत क्लियर क्रिटिसिज्म है ये। लास्ट में हम बताएंगे कि दोनों की ओपिनियंस कहाँ ओवरलैप करती हैं। जब भी आप कंपेयर करते हो किसी भी दो चीज़ों को, आपने उसके ओवरलैपिंग एरियाज भी बताने हैं कि व्हाट आर द एरियाज वेयर देयर ओपिनियंस कम क्लोजेस्ट टू ईच अदर। तो लास्ट पॉइंट हमारा ये होगा कि भाई दुर्खीम और मार्क्स सबसे ज़्यादा क्लोज आते हैं व्हेन दुर्खीम टॉक्स अबाउट द फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर। जहाँ पे उन्होंने एनॉमी की बात करी थी, उसके बाद वो फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं कि हाँ कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो बंदे का जो स्किल सेट है मार्केट में उसको उस हिसाब की नौकरी ना मिले, क्योंकि मार्केट में वैसी नौकरियों की कमी है, यानी कि उसको अपने टैलेंट के हिसाब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, ऐसा हो सकता है। एंड ऐसे में उसको शायद वैसा काम करना पड़े, वैसी जॉब लेनी पड़े जो उसके लिए सूटेड नहीं है, जो उसके टैलेंट के हिसाब से उसके लिए सूटेड नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिए कास्ट सिस्टम इन इंडिया एंड अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, जहाँ पे सर्टेन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर फोर्स्ड टू डू सर्टेन काइंड ऑफ वर्क independent of their talent, independent of their skill set, just based on their birth। यहाँ पे हम उनको कार्ल मार्क्स के क्लोज आते हुए देख पाते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर बनेगा अगर आप ये सारे पॉइंट्स लिख के आएंगे। 274 वर्ड्स का ये आंसर है, यहाँ पे 317 लिखा हुआ है, दैट इज़ नॉट द केस। एंड ये आपके 3 पेज भरने के लिए काफ़ी मटेरियल है। सो लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे हम 4th क्वेश्चन लेंगे, कंपेयर कार्ल मार्क्स एंड एमिलिया दुर्खीम विद रेफरेंस टू, अच्छा ये डिवीजन ऑफ लेबर तो हो गया है, इसके बाद पैथोलॉजिकल या एनॉमिक फॉर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर जो दुर्खीम ने बताए हैं वो हम ले लेंगे। ऑल्दो बहुत पुराना क्वेश्चन है, 94 का है, बट ले लेंगे हम बिकॉज दिस इज़ वेरी ईजी एंड दिस कैन कम अगेन। Anome is one of the favorite topics of UPSC. ठीक है, that is it for today. Thank you.